काश दिल्ली की यह आजाद सड़क तिब्बत तक जाती और वहां चीन के बनाए इस शानदार रेल लाइन से बिना प्रभावित हुए वापस मजनू का टीला लौटाती, जहां कुछ आवाजें आज भी सिसक रही हैं। मन शांति नहीं है, मन अपना गांव सोचता है, गांव याद आता है, हमारे मुल्क याद आता है। हमारे मुल्क में ऐसे तकलीफ नहीं होता है, अपना खाने पीने है, खेती जमीन है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं, खाली रोटी नहीं ले सका, ऐसे भाग आया। अभी भी चीन क्या बोल रहा है, तिब्बती को अच्छा करता है, बहुत अच्छा बनाया, क्या बनाया, वहाँ गुलाम है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया के लिए चीन पर चुप रहने का समय है या फिर उसकी आर्थिक शक्ति के बहाने उससे हाथ मिलाने का, लेकिन मैं यहां भारत, अमेरिका और चीन के संबंधों पर बचा खुचा पकाऊ विश्लेषण देने नहीं आया, बल्कि दिल्ली के उस मजनू का टीला में आया हूं जहां एक तिब्बत बसता है। इस पुल के नीचे से उतरिए तो आप सीधा दिल्ली से निकलकर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और इसकी दूसरी तरफ जो दुनिया बसी है उसमें झांक कर देखेंगे तो यहाँ निर्वासित, विस्थापित या शरणार्थी जैसे अर्थहीन हो चुके शब्दों से आजाद होने की तड़प है। बहुत कुछ है इनके पास बताने के लिए, खाने पीने और स्वेटर के अलावा। उम्मीदें हर दिन मजबूत होती जा रही हैं, पीढ़ियां बदल रही हैं और बस्तियां बदलती जा रही हैं। 78 साल की समतेन शोडेन चीन के कब्जे से तिब्बत की मुक्ति का आज भी इंतजार कर रही हैं। यह उनके बच्चों की तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से प्रवासी होकर अमेरिका चले गए हैं। एक बेटा भारत की तरफ से पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गया। कई मुल्कों में इस परिवार की यादें बिखर गई। वक्त के साथ समतेन तंबू से झोपड़ी और अब इस बिल्डिंग में रहने लगी है। अपना ही है मगर है पराये मुल्क में। कुल्लू मिनाले में भेजा ना, और रोल बनाने के लिए कुली का काम किया। हाँ, बच्चा गोद में लेके पत्थर डोल के ऐसे काम किया। पाँव में जूता नहीं, भाग के आना पड़ा। 2 दिन रोज खाना नहीं मिला। जी हाँ, जो सन 49 में जो आए थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हमारा हिंदुस्तान सरकार ने रहने के लिए उनको जो जगह, वो इस तरह का घर, तो इस तरह का घर है ये। कुछ विदेश 60 साल पहले दिल्ली आकर ऐसे ही मकानों में बसे थे तिब्बती शरणार्थी। यह मकान तब से अवशेष के रूप में खड़ा है ताकि अंदाजा हो सके कि निर्वासन के बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। बहुत कम ऐसी झोपड़ियां रह गई हैं। तो आप बड़ा बड़ा घर नहीं बना पाए? पैसा जमा नहीं हुआ। तिब्बती खान पान ही इनका रोजगार बन गया, जिससे हुई कमाई से झोपड़ी की जगह नए मकानों ने ले ली। गलियां पहले से पतली हो गई हैं, रास्ता नहीं है इसलिए कार अंदर नहीं आ सकती। आबादी बढ़ती गई है और धीरे धीरे जब पैसा आया है तो लोगों के घर भी उसी तरह से बनते गए। इसमें तिब्बत की कोई झलक नहीं है। जीवन जरूर तिब्बत का है, इसीलिए भीतर मोहल्ले का सुकून दिखता है। लोग एक साथ घर से बाहर निकलकर चाय पीते नजर आते हैं। यहाँ मंदिर के पास आंगन जैसा है, चारों तरफ दुकानें जिन्हें महिलाएं चलाती हैं, बीच में बच्चों के खेलने का महफूज मैदान। हम इस वक्त आ गए हैं कैरम बोर्ड क्लब में। एक तरह से आप बाईं तरफ आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत एक पार्क बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। कैरम बोर्ड के अलावा टेलीविजन है, गाना तो बज ही रहा है, लेकिन जो नदी का किनारा है यमुना का, जो यहाँ से खूबसूरत हो जाती है यमुना, हालांकि बेचारी बहुत खराब स्थिति में है। और ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली के खूबसूरत जगहों में से एक है। ज्यादातर रिफ्यूजी लोग क्या है, किसी के पास काम नहीं होता है, अगर काम होता है तो खाली पति करता है काम और बीवी घर में बैठता है। जो हमारा तिब्बती भाई बहन है, एक घर में अगर पति और पत्नी दोनों मिलजुल के काम करके उस घर को कमाता है, उस घर के बच्चे को बड़ा बनाता है, उसको एजुकेशन का, इसके ऊपर ज्यादातर सोचता है। छतों पर मंत्रों से लैस ये पताके हल्की हवाओं से लय में आ गए हैं। घर अब तिब्बती जैसे नहीं रहे,
मुनीरका जैसे हो गए हैं, मगर छतों पर अभी भी धूप जलाने के लिए पारंपरिक ढांचा बना हुआ है। घरों के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, जो प्रेयर फ्लैग, और अगर आप वो प्रेयर फ्लैग दिख जाए तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक तिब्बत बौद्ध धर्म रहता है। पहले जहाँ तिब्बत में घर बनाता था उसमें मिट्टी ज्यादातर यूज होता था और उसमें 100 दरवाजा है। तो अब जैसे कि अब यहाँ तो एकदम सीमेंट और ईटा के द्वारा बनाया जाता है, उसके वजह से हम जो डिजाइन निकालना चाहता है जो तिब्बत का, वो निकालना इस सीमेंट में एकदम मुश्किल है। हम मिलने जा रहे हैं दोरजी धोंदुप से। पंचायत ऑफिस के निर्वाचित प्रधान, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिस, हर नागरिक की फाइल रखी गई है। 350 मकानों और 3000 की आबादी का ब्यौरा। ईच इंडिविजुअल के मकान के हिसाब से ये फाइल बना हुआ है। अच्छा, तो उसके सारा रिकॉर्ड आपने? सारे रिकॉर्ड है इसमें, जितने राशन का जो भी हो कागज। अच्छा। लोगों को सूचना देने के लिए 15 लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं। दोरजी ने बताया कि वे अब कॉलोनी की सभी दुकानों की गिनती कराकर अपनी तरफ से कमर्शियल टैक्स देना चाहते हैं, इंडिया को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। वैसे हाउस टैक्स तो देते रहते हैं, सब लोग देता है। फिर आगे हम ये कमर्शियल टैक्स के बारे में भी ये MCDs का ऑफिसर से हम बैठ के मीटिंग भी किया है। और देखो, इंडिया गवर्नमेंट हमको बहुत अभी तक इतना हमारा कॉलोनी के लिए लाइट और पानी के लिए और भी कितना सुविधा दे दिया। तो हम भी अपना तरफ से जितना इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स है वो सब रूल एंड रेगुलेशन हम देना चाहते हैं। जबकि इन्हीं दुकानों से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। स्वेटर, जूते से लेकर खाने पीने की तमाम चीजें, या फिर से बड़े बड़े थर्मस एक ही बार चाय बनाकर रखने के लिए। दुकानों के नाम तिब्बत और पहाड़ की याद में हैं। याक यहाँ नहीं मिल सकता, उसका खिलौना मिल जाता है। हमारे दलाई लामा जिनका आई एम मोर इंडियन देन यू आर। हम अपने आप को कभी ये नहीं समझते कि हम कहीं और बैठे हैं। हम तो ये समझते कि हम ही इंडियन हैं। श्रिंग फोनसिंग जैसे जवान बताते हैं कि भारत के अन्य तिब्बती कॉलोनियों में चीन के सामानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जैसे प्रेसिडेंट होता है, एक सोसाइटी में एक प्रेसिडेंट जो धर्मशाला से आता है, हाँ। तो उन्होंने वहाँ का एक पॉलिसी है कि सामान, चाइना का जो सामान है बाइकआउट करना है। जैसे गांधी जी ने वो अंग्रेज लोगों का सूट जला दिया था, हाँ। इस प्रकार से। पर यहाँ काफी बिकता है। तो यहाँ भी बिकता है, मंजू टीला में बिकता है, क्योंकि मंजू टीला ने शायद अभी इस टाइम में अगर देखा जाए तो जो तिब्बत से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर दुकान जो है वो जो तिब्बत से आ रहे हैं उनके पास में है। तो उनको आइडिया भी इतना नहीं है हिंदुस्तान का सामान कौन सा यहाँ पे बिकेगा बोल के। उनको वही दिमाग है कि वो तिब्बत से आए तो उनको सामान यहाँ। इस कॉलोनी में कई संस्कृतियां घुल मिल रही हैं। यह जनाब मोमो कैपिटल में बर्गर अंडा बेचने आ गए हैं, तो यहाँ नेपाल से आए सुनारों ने इनकी जेवरात की जरूरतें पूरी करने के लिए दुकानें खोल ली हैं। बाजार हर जगह बस जाता है। ज्यादा काम तो नेपाल के ही करता है यहाँ पे। जेवर वगैरह जो औरतें यहाँ की पहनती हैं, सामग्री, वो आप ही लोग बनाते हैं? तो टिबेटन आइटम का है सब। जैसे कि ये चाइनीज सीड है, हाँ। तो वहीं यमुना के किनारे पालक के बीच चीनी साग, पेचे की भी खेती होने लगी है, जो तिब्बती और चीनी व्यंजनों में जमकर इस्तेमाल होता है। वो मोमो वगैरह में सारे में काम आता है। मोमो में नूडल्स, जो चाउमीन बनाता है, हाँ। बनाता है, वो सिर्फ पेचे का ही और बीच का वो भी सब्जी बनता है। ओके। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा, दिल की आवाज़। और यहाँ आइए, दर्जी की इस दुकान में बुलंदशहर के खुर्जा के प्रेम पाल तिब्बती धार्मिक वस्त्र श्रृंगारों को बनाने में माहिर हो गए हैं। बनारस से यहाँ के कपड़े बनकर आते हैं। 87 में यहाँ आने से पहले तिब्बत का नाम भी नहीं सुना था। रोजगार के लिए यहाँ मंजू टीले आया था। हाँ। मंजू टीले में यहाँ के इनका देखा मैंने, सुंदर लगी। हाँ। तो दिल के अंदर एकदम भावना जागी कि यही काम अच्छा लगेगा देख करने में। हाँ। पर ये जो धार्मिक प्रतीक हैं, इन सबको आप पहचानते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं, बाकी पूरा क्लियर क्या है, कहानियाँ हाँ। क्या हैं, वो नहीं पहचानते। नहीं, पीछे की जो इनकी डिटेलिंग का है, मुझे इनकी कोई जानकारी नहीं।
प्रेमपाल आज भले ही इसकी बारीकियों को समझते हैं, मगर इनकी कहानी बताती है कि जीने की जिद हर जगह के विस्थापितों को नया हुनर दे देती है। वो चमड़ा है ना, इसमें बाहर नहीं निकलेगा। होता कैसे? ये और बात है कि दिल्ली की आबो हवा पारंपरिक तिब्बती लिबासों के अनुकूल नहीं। पढ़े लिखे युवाओं को होटलों और कॉल सेंटर में काम मिलने लगा है। छुबा पहनकर वो बाइक नहीं चला सकते, तिब्बती न्यू ईयर में ही पहनते हैं, पर इक्का दुक्का औरतें पारंपरिक लिबासों में दिख जाती हैं। इस कॉलोनी में हर कोई बड़े पैमाने पर कान की सफाई कराता दिखा। कहीं से ये लोगों के शौक का हिस्सा बन गया है। यहाँ शौक के लिए कराता है। शौक के लिए? इसमें शौक क्या है? ये साबुन का गंदा पानी जाता है ना, वही सारा खुशकी हो जाता है। अच्छा, इसी से 6 4 10 आ गया। अब क्या होगा? यहाँ नदी के किनारे तिब्बत का पुराना खेल शो चल रहा है। जो गोटी सब पहले पार कर जाएगा वही विजेता है। ये सारे लोग ऐसे ट्रांजिट करने वाले लोग। जी जी। तो इस तरह से होटल पीछे से आप जिन इमारतों को देख रहे हैं वो होटल है। मजनू का टीला में 15 से 20 होटल बन गए हैं ताकि दक्षिण भारत के बौद्ध मठों का खर्चा चल सके और युवाओं को रोजगार मिले। सेवा के तौर पर बिहार के गरीब बच्चों को भी नौकरी दी जाती है। बौद्ध जन का बिहार से नाता रहा है। जो बौद्ध मठ लोगों के ये जो पैसा कमाने धर्मशाला जो बना रखे है, तो बिहार में कुछ जगह पे बहुत ज्यादा गांव में कुछ गरीब होते थे, उन्हीं का ऑप्शन पहले बनते हैं यहाँ। ये यमुना नदी का किनारा है। सब्जियां यहाँ उगाई जा रही हैं और खंबे पर आप जो अभी मूर्ति देखेंगे वो नदी में डुबाई गई किसी मूर्ति का स्तर है। और ये जो कचरा है जो यहाँ पर जो बुनने का काम कर रहा है, इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इनका ये घर है। भारत की गरीबी रेखा के नीचे 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनका बीपीएल कार्ड होता है और दूसरे जो गरीबी रेखा के नीचे लापता हो जाते हैं। इतने नीचे होते हैं कि इस तरह के पाइपों में हमें मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ जो कूड़ा उठाने की जो कहानी है इस कॉलोनी की, वो भी सीखने लायक है। घर से ज्यादा आंगन को ध्यान देना जरूरी है और धर्म में भी लिखा हुआ है। सफाई तो हम पहले से ही करते हैं। हर फ्राइडे को ये रीजनल वुमेन एसोसिएशन की तरफ से सफाई होते हैं और कॉलोनी की तरफ से एम्प्लॉय रखे हुए हैं। वो लोग यहाँ पूरा कूड़ा को यमुना नदी में ना जाए उसको इकट्ठा करके सही जगह ठिकाने पे पहुँचाए जाते हैं सर। इसके लिए आप लोग कॉलोनी की तरफ से इन्हें पैसा दिया जाता है? जी जी सर। ये लोग यमुना के महत्व को जानते हैं। इनकी यादों में यमुना बसी है। यमुना से नाता तो आज की पीढ़ी का भी नहीं टूटा है। नदी में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, किनारे पड़ी पाइपों को मैदान तो बना ही सकते हैं। बच्चे हाथ थामना सीख रहे हैं। पाइपों से दुनिया भले ही तंग दिखती है मगर दूर तक दिखती है। इनकी मस्ती आपको बुला रही है। शायद इसीलिए यहाँ के वीडियो एल्बम का अपना ही रोमांच है। हर गाने में आजादी के सपने को संगीत में बुन दिया गया है। संस्कृति और जीवन शैली की तमाम चीजें जब बेदखल कर दी जाती हैं तो वो प्रतीकों का रूप धरकर बच जाती हैं। ये दाम्यन है, तिब्बती वाद्य यंत्र, और जिसे एक प्रतीक के रूप में इस रेस्तरां में रखा गया है। और ऊपर हम दिखाना चाहते हैं ये जो लाल रंग के पीले पर अलग अलग डॉट्स बने हुए हैं आयताकार, ये मंदिरों के ऊपर ये डिजाइन हुआ करती थी तिब्बत में। लेकिन अब मंदिरों के लिए जगह यहाँ पर कम है, घर उस शैली के नहीं बनते हैं, तो उसे होटल के भीतर, रेस्तरां के भीतर समायोजित कर लिया गया है। और जो म्यूजिक है वो तिब्बती म्यूजिक है जो नेपाल से ज्यादातर बनकर यहाँ आता है। लेकिन अब वहाँ चीन का प्रभाव ज्यादा है तो इस पर भी कुछ असर होने लगा है। हमें जानना चाहते हैं कि जो गाने हैं उसमें क्या भाव होता है? ज्यादातर लव स्टोरी है बज रहा है, ये क्या बज रहा है? वैसे ज्यादातर जो पुराने गाने हैं उसमें हमारे गुरु जी के बारे में होता है और तिब्बत देश के बारे में होता है। हाँ। वो एक जो तिब्बत में बोल नहीं सकता है तो वो अपने एक गाने के द्वारा बोल देता है।
ब्रेक के बाद बताएंगे तिब्बत की आजादी के दीवानों के बारे में। मजनू का टीला एक बिंदु है तिब्बती शरणार्थियों के जीवन में। भारत भर में, खासकर दक्षिण भारत में बसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों का मिलन स्थल, इसलिए यहाँ आपको ट्रैवल एजेंसी का कारोबार खूब दिखेगा। अकेले घूम रहे हैं आप? पूरी पीढ़ी सफर में है। लाखा न्यूयॉर्क में काम करते हैं। 10 मार्च 2010 से शुरू 22 देशों की बाइक यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। स्टार्ट किया था March 10, 2010 from New York, and this is the 8 months. My end destination is Dharamsala, India. ऐसे बहुत सारे लोग, बल्कि सभी लोग अपने मुल्क की आज़ादी का सपना लेकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तिब्बत की आज़ादी के नारे यहाँ की दरो दीवार पर तारीख की तरह चिपके हैं। एक ऐसी तारीख जिसके कैलेंडर का सामान यहाँ बिक रहा है। ये सारे लोग खूब खरीदते हैं ना। फ्री तिब्बत। क्या तिब्बत को कभी पूरी आज़ादी मिल सकेगी? इसका जवाब हाँ है और मिलेगी। इसी जवाब और उम्मीद को लेकर 40 साल पहले तिब्बतन यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई, जो दलाई लामा से अलग पोजीशन रखती है। दलाई लामा कहते हैं कि उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए, मिल जाए। ये लोग तिब्बतन यूथ कांग्रेस के 35,000 सदस्य चाहते हैं कि उन्हें पूरी आज़ादी मिले, और इसे लेकर भारत के लगभग इनकी 70 शाखाएं हैं, और जहां पर तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं तिब्बत की आज़ादी को लेकर। ये यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं और नेता लोग हैं। और 2008 में जब चीन में ओलंपिक खेल हो रहे थे, तो इन्होंने पूरी दुनिया में और भारत में भी ओलंपिक खेलों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था। तब चीन ने इन्हें आतंकवादी संगठन करार दिया था। इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें बंदूक चलाने नहीं आती और वो गांधी के आदर्शों पर चलते हैं, इसीलिए पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। फिर भी चीन उन्हें आतंकवादी करार देता है। इस बार भी चीन में हो रहे एशियाड खेलों का विरोध करने के लिए तिब्बत यूथ कांग्रेस ने धर्मशाला में बाइक रैली निकाली थी। एक बात और, तिब्बती यूथ कांग्रेस के सदस्यों का बैलेट से चुनाव होता है। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस में अब कर रहे हैं। इनकी लड़ाई हर दिन चल रही है। ये बच्चे देखने में क्यूट लग सकते हैं भी, मगर इनकी इस लेफ्ट राइट में छिपी जिंदगी की फाइट रुलाने वाली है। मजनू का टीला में रहने वाले ये बच्चे जब 5वीं क्लास में पहुंचेंगे तो अपने माँ बाप से बिछड़ जाएंगे। आगे की पढ़ाई के लिए सभी को पहाड़ों पर बने तिब्बती विलेज स्कूलों में जाना होता है। सब अपने माँ बाप से दूर हो जाएंगे। ज्यादातर फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर उसके पास कुछ है जो कर सके तो वो यहाँ कुछ इंडियन स्कूल में भेज देता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो ठीक से कमा नहीं पाते, तो उसको तो भेजना ही पड़ेगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है। विस्थापन के भीतर विस्थापन, हर समय उजड़ते रहने की यह कौन सी नियति है? भगवान जाने यह संगीत सुकून देने वाला है या फिर बेचैनियों को ही धुनों पर उछाल रहा है। तिब्बत की याद ही तो है इन गानों में। इनके लिए एक ऐसा मुल्क जिसे अभी देखना बाकी है। लेकिन 5वीं क्लास में पढ़ने वाला विशाल, इसके पिता इसी बस्ती में काम करते थे। विशाल भी इस स्कूल का हिस्सा बनकर तिब्बत का हो गया। हम कह सकते हैं कि विशाल तिब्बती नहीं है, लेकिन राष्ट्र सिर्फ भूगोल के कारखानों में नहीं बनता। क्या समझते हो तुम, तिब्बती हो या तिब्बती नहीं हो? तिब्बती हो। तिब्बती हो। हम मुल्कों में बटे हैं मगर संस्कृतियों में घुले मिले हैं। विशाल तिब्बती हो सकता है तो वीआईपी होने का सुख मुझे भी मिल सकता है। यूथ कांग्रेस के नेता चिप्स ले आए, कहा बांट दीजिए, बच्चों को अच्छा लगेगा, मगर हुआ उल्टा, उनसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा।